Now friends, question number 2 of PEB ISI 2019, ठीक है ना गाइज। सो यह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली जो रिलेटेड है वो है जर्नल इक्विलिब्रियम। समझना ध्यान से, जर्नल इक्विलिब्रियम, ठीक है गाइज। अब जर्नल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, देखो गाइज वो 2-3 चीजें पूछेंगे आपसे, या जनरल बातें ध्यान रखना। फर्स्ट, आपको पैरेटो एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, बेसिकली पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो निकालने आने चाहिए, प्लस कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन निकालना आना चाहिए गाइज, ठीक है। तीसरी चीज जो इन्होंने आपके क्वेश्चन में डिस्कस करी है वो है एनवी और नॉन एनवी, वो एक कंसेप्ट अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है ना गाइज। तो देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और आप भी गाइज क्वेश्चन को रीड करो और गाइज पढ़ो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ गाइज, कहते हैं बेसिकली जो काम की बात है कि दो एजेंट से, चलो वो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, दो एजेंट से देयर इज वन यूनिट ऑफ बोथ गुड्स इन द इकोनॉमी। गाइज ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या, कि भाई यहाँ पे दो गुड्स हैं इकोनॉमी के अंदर, इसका मतलब हो गया दैट इज टोटल सप्लाई, मतलब दो गुड्स हैं और दोनों का वन यूनिट है, यानी टोटल सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल गुड दैट इज वन, यानी एक्स जो टोटल सप्लाई ऑफ एक्स है गाइज वो 1 है, और गाइज टोटल सप्लाई ऑफ वाई है वो भी 1 है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए जी, इसका मतलब हो गया दैट इज टोटल सप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड टोटल सप्लाई ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना गाइज। चलिए जी, अब काम की इंफॉर्मेशन क्या है गाइज, उन्होंने आपको बेसिकली बता भी दी है, दैट मीन्स व्हाट, ये x और y का सम, x और y का जो इंडिविजुअली सम है वो 1 है। अच्छा गाइज, आगे वो कहते हैं जी एज नंबर 1 का जो प्रेफरेंस है वो है x डॉट वाई, और एज नंबर 2 का जो प्रेफरेंस है गाइज वो है 2x डॉट वाई, ठीक है गाइज, 2x डॉट वाई। ओके गाइज, तो गाइज थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे 2x डॉट वाई नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है गाइज, दैट इज द प्लस, टाइपिंग एरर। तो बेसिकली ये जो यूटिलिटी है ये है यूटिलिटी 2 इज इक्वल्स टू 2x2 प्लस y2, ठीक है ना गाइज, ये ध्यान रखना, इसको जरा करेक्ट कर लेना यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सेट ऑफ पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशंस इन द इकोनॉमी। पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशंस, यू नो व्हाट इज पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन। बेसिकली पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशंस का मतलब होता है जी कि हमें हर वो पॉसिबल पॉइंट बताने हैं जहाँ पे दोनों एजेंट्स गाइस बेटर ऑफ हों। अब देखो बेटर ऑफ होने का मतलब समझ लो, उस पॉइंट बेटर ऑफ है, बट अगर उस पॉइंट से डेविएट होते हैं, तो वन विल बी बेटर ऑफ एंड अदर विल बी वर्स ऑफ। इसका मतलब द डेफिनेशन ऑफ दिस, वी कांट मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर वन वर्स ऑफ। गाइस वो पैरेटो एफिशिएंसी की डेफिनेशन होती है। तो कह रहे हैं कि ये डेफिनेशन जहां जहां अप्लाई होती है वो सब सेट, मतलब वो सब पॉइंट के बारे में बताओ, यानी सारे पॉइंट्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दो। मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड? चलेगी, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है गाइस, क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए जी, क्वेश्चन के लिए हम इसको यहाँ रख लेता हूँ। सो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग गाइस, दैट इज पीईबी क्वेश्चन नंबर 2 2019, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना। तो बेसिकली जर्नल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, जर्नल इक्विलिब्रियम। चलिए जी, अब देखो दो इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, एज नंबर ए ये है और एज नंबर बी इधर है गाइस, ठीक है। सो एज नंबर ए का जो यूटिलिटी है वो कितना है जी, वो है हमारे पास एज नंबर ए का यूटिलिटी दैट इज x1 y1, और एज नंबर 2 का जो यूटिलिटी है वो है गाइज 2x2 y2, ठीक है ना गाइज, समझना ध्यान से। मैं रिपीट कर देता हूँ, x1 डॉट y1 2x2 प्लस y2। गाइज ये हो गया बेसिकली, अगर मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, दैट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, ठीक है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, ध्यान रखना है, सब बातें इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो प्रेफरेंस गाइज ये बेसिकली सिर्फ कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है, ठीक है गाइज, ये हो गया कॉन्वेक्स प्रेफरेंस।
इसके आईसी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स की तरह बनेंगे, कॉन्वेक्स कर्व स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कर्व बनेंगे, ठीक है गाइस। और ये गाइस इसकी बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, एंडोमेंट का देखो, एंडोमेंट अलग अलग तो नहीं दे रखी इन्होंने क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को सही से रीड करें सो देयर इज नो एनी टाइप ऑफ एंडोमेंट, रीड कर लेंगे आप। मुझे तो क्वेश्चन में कहीं पर मतलब जितना पढ़ा यहाँ तक कोई एंडोमेंट तो नहीं दी है, तो लेकिन हाँ इन्होंने सप्लाई बता दी दोनों की, एक्स और वाई की सप्लाई क्या कितनी है, तो मैंने लिख दिया जी टोटल सप्लाई ऑफ एक्स, इसका मतलब x1 प्लस x2 दैट इज 1, ठीक है गाइस, x1 प्लस x2 दैट इज 1। सिमिलरली टोटल सप्लाई ऑफ y, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना गाइस। अच्छा एक बात बताओ, सप्लाई ऑफ x और सप्लाई ऑफ y, इस बात से क्या जजमेंट होता है कि अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ जिसे हम एजवर्थ बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एजवर्थ बॉक्स, एजवर्थ बॉक्स, ठीक है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो थोड़ी डिटेल देता हूँ उससे रिलेटेड, बट फिलहाल एजवर्थ बॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो जो बॉक्स है ना गाइस वो स्क्वायर बॉक्स है। देखो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि टोटल सप्लाई ऑफ एक्स जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल सप्लाई ऑफ वाई के, ठीक है गाइस। तो बॉक्स कैसे बनेगा गाइस, यहाँ पे स्क्वायर, फिलहाल मतलब मैं बना नहीं रहा, बट आपको एक आइडिया यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ। बॉक्स हम लोग गाइस आखिर में बनाएंगे। अब उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला सेट ऑफ पैरेटो एफिशिएंसी। देखो समझना गाइस, मैं बता देता हूँ, एक एजेंट स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है और एक एजेंट कॉन्वेक्स है, यानी देखो समझना, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, ये जो वर्ड है ना कॉन्वेक्स, ये और ये कॉन्वेक्स। अब वो देखो गाइस, अब आपने कैसे स्टडी करा इन सब चीजों को, बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो इसको जो है काफी डिटेल बताई है कि मतलब क्या होता है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्सिटी का। तो समझना, कॉन्वेक्स जो होते हैं उनका एमआरएस हो सकता है, बट एक डाउट आएगा आपका कि सर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का तो एमआरएस नहीं होता, तो कहते उसको थोड़ा साइड कर दो। तो बेसिकली कॉन्वेक्स आईसीस बनेंगे। और जब बात आती है फॉर इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर्व, देखो समझना, कॉन्ट्रैक्ट कर्व को ही सेट ऑफ पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन बोला जाता है, ठीक है ना गाइस। कॉन्ट्रैक्ट कर्व को ही, जो कॉन्ट्रैक्ट लाइन होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व होता है, कुछ भी अब होता है डिपेंड करता है गाइस, उसे बोला जाता है सेट ऑफ पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन या फिर सेट ऑफ पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट्स। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को गाइस अच्छे से? देखो आगे समझना ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि एजेंट ए का एमआरएस निकालेंगे और एजेंट बी का एमआरएस निकालेंगे, ठीक है गाइस। एजेंट 1 का एमआरएस, एजेंट 2 का एमआरएस, एजेंट 1 ए का एमआरएस, एजेंट बी का एमआरएस, क्योंकि गाइस कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस इन दोनों के, एक का स्ट्रिक्टली एक का सिंपल, तो गाइस दोनों के एमआरएस अवेलेबल है, ठीक है ना गाइस। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा। अब मुझे बताओ, देखो जनरल टर्म में इसका जो एमआरएस आएगा वो आएगा y1 अपॉन में x1, और इसका जो एमआरएस आएगा गाइस दैट इज 2, which implies that y1 is equals to 2x1. So guys, this is the equation of contract curve. Equation of contract curve. Got it? मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को गाइस? तो what is equation of contract curve? MRS of A is equals to MRS of B, given that कि उन दोनों का प्रेफरेंसेस कॉन्वेक्स हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एमआरएस वर्ड यूज किया है बिकॉज दोनों का जो प्रेफरेंस है वो कॉन्वेक्स है। अब आप कहते हो सर अगर मान लो कॉन्वेक्स है बट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो समझना, जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो उसका एक्सपेंशन लाइन होती है, एक्सपेंशन पाथ होता है, वही उसका बेसिकली डिपेंड करता है, वही उसका सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर्व की इक्वेशन होती है, बट गिवन दैट कॉरेस्पॉन्डिंगली स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो। जर्नल इक्विलिब्रियम है तो काफी अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, तो फिलहाल हम टॉपिक पे रहते हैं, क्वेश्चन पे रहते हैं। अदर देन दिस, जर्नल इक्विलिब्रियम की अगर क्लास मेरी अगर आपने अटेंड करी होगी तो वहां पे आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। सारी बातें एंड कर दी हमने गाइस अपनी जर्नल इक्विलिब्रियम के पूरा क्लास के अंदर, ठीक है ना गाइस। चलिए आगे बात करूं मैं गाइस यहाँ पर, तो कुछ समझ नजर ध्यान से। अब मेरे को पता लग गया कि इक्वेशन, अच्छा मैं यहाँ कर देता हूँ इसको,
इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है वो है y1 इज इक्वल्स टू 2x1। ठीक है गाइस, y1 इज इक्वल्स टू 2x1। अब देखो गाइस समझना, अब इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम में। तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया। अच्छा, स्क्वायर बॉक्स बनाना है, ठीक है। हो सकता है मेरा स्क्वायर ना बने, बट आप अपने अकॉर्डिंगली स्क्वायर बॉक्स ही बनाना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, कुछ चीज नहीं छोड़नी। अभी तो फिलहाल मैं क्वेश्चन में जितना लिखा हुआ उतनी इन्फॉर्मेशन को एग्जैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आप एग्जाम दे रहे हो ना तो गाइस उसमें और भी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। वो मैं चीजें वो फिर एक्स्ट्रा है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। बट जितनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उतना तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। गाइस ये ए और ये बी, ठीक है ना गाइस, ये ए और एक ये बी। अच्छा, अगर मैं दोनों के आईसीस की बात करता हूँ आप लोगों से, तो यूटिलिटी ऑफ एजेंट ए है x1 y1, और इसका बेसिकली अगर आप बात करते हैं, और यूटिलिटी ऑफ एजेंट बी है 2x2 प्लस y2। इसके स्लोप की बात करते हैं तो वो 2 आएगा। अब 2 आने का मतलब होता है डेल y2 अपॉन में डेल x2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डेल y2 इज इक्वल्स टू 2x डेल x2। इसका मीनिंग पता है क्या होता है डायग्राम जब बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 1 है भाई। देखो इतना तो यार पता ही होगा आपको कि आप आईएसआई के पास्ट ईयर पेपर देख रहे हो सोल्यूशन, तो ये तो आपको पता होगा कि ये टोटल सप्लाई ऑफ एक्स है और ये टोटल सप्लाई ऑफ वाई है, और दोनों का ही ये दोनों के लिए सेम एक बात अवेलेबल हो रही है, दोनों के लिए सेम बात अवेलेबल है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके। सो गाइज यहाँ पर क्या है, मान लो देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, देखो बिल्कुल बेसिक डायग्राम। मान लो x2 1 हो गया, डेल x2 मतलब x2 का चेंज 1 हो गया, तो इसका चेंज कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या, अगर डेल x2 1 है तो डेल y2 कितना हो जाएगा, y2 है वो 2 हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, मुझे पता ना क्या डेल y2 का भी 2 हो सकता है, एक ही अवेलेबल है, तो पता है ये वाली स्टेटमेंट तो गई। हम ये कह सकते हैं अगर डेल x2 हाफ हो गया तो डेल y1 सो डेल y2 वो 1 हो जाएगा। अब सोचो बेसिकली डायग्रामेटिकली इधर बात कि अगर ये इधर है तो ये इधर हाफ पे कट होगा। सो दिस इज दी आईसी। ठीक है, अब देखो कैसे, अगर y2 1 होगा तो x2 हाफ होगा। देखो सामने आपके, अगर x2 0 से हाफ पे जाएगा तो y2 0 से हाफ सीधे सीधे 1 पे जाएगा। तो मतलब बेसिकली हाफ पे कट होगा इधर। तो इसी से रिलेटेड पैरेलल आप आईसीस बना दो इसके, ये ठीक है ना गाइस, समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग अच्छे से। मैं तो इनके डायग्राम्स बना रहा हूँ, आईसीस बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, देखो ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट है। लॉजिकली ये पॉइंट इसके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इधर कट हो जाएगा ये। अब एज नंबर 1 का एमआरएस क्या होगा जी, वो y1 बाई x1। अब आप अगर इस इक्वेशन, देखो टू द पॉइंट लॉजिक क्लियर करना, आईसीज इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, इसके आईसीज ऐसे इनफाइनाइट हैं और एज नंबर ए के आईसीज इनफाइनाइट हैं। हमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाना है, और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाना है कि उसका जो बेसिकली सोचो ये पॉइंट क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट क्या है, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन शो करती है ऑल दी पॉइंट ऑफ पैरेटो एफिशिएंट्स। यानी मैं रैंडमली कोई भी पॉइंट रख लूँ यहाँ पर, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और पैरेटो एफिशिएंट आती कहाँ से, जब दोनों के एमआरएस इक्वेट होते हैं। ठीक है, यानी दोनों का ट्रेड ऑफ। अब सोचो यानी टेंजेंसी आनी चाहिए। अब सोचो इस पॉइंट पे तो इसका मतलब टेंजेंसी होगी। आप क्लियर करके देख लो, अगर x1 हाफ होगा तो y1 1 होगा। ठीक है, ये वाली बात आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये पॉइंट मैंने आईसी बनाने के लिए शो किया था, और ये वाली बात मैं इसके लिए शो कर रहा हूँ। अगर x1 हाफ होगा, यहाँ से सॉरी, अगर x1 हाफ होगा तो y1 सीधे सीधे 1 होगा। अगर x1 हाफ होगा तो y1 सीधे सीधे 1 होगा। इसका मतलब क्या है गाइस कि एक तो आईसी यहाँ पे कट हो गया, और यानी इसका मतलब क्या है, सारा का सारा रिलेशनशिप गाइस इस पे बनेगा। ठीक है, सो दिस इज दी आईसीज। आप बोलोगे सर ये कैसे बना दे, तो बच्चा देखो अभी हम आईएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये तो बहुत बेसिक बात है। जब मेरी जर्नल इक्विलिब्रियम की अगर क्लासेस आपने पढ़ी हुई है, मेरे नोट्स भी हैं, तो अब देखना मैंने वहाँ पे सब चीज़ें डिटेल में दी हैं।
तो गाइज ये इधर से बनेगा, सो दैट इज दिस इज द ये वाला पॉइंट यानी आईसीस, और एक आईसी गाइज इधर ही बनेगा, ये इधर, ठीक है गाइज। ओके, और मल्टीपल आईसीस बनेंगे, मल्टीपल आईसीस बनेंगे, और ये यहां से ऐसा होता जाएगा, ठीक है गाइज, मेरी बात समझ में आई आपको। सो दिस इज द सेट ऑफ Pareto efficiency, this is the set of Pareto efficiency, got it, मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को अच्छे से। सो बस यही था सेट ऑफ Pareto efficiency, यहाँ से हमने निकाल दिया, तो गाइस यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके गाइस, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, अब हम करते हैं बी पार्ट, ठीक है ना गाइस, इसका बी पार्ट। सो बी पार्ट हम गाइस रीड कर लेते हैं। बी पार्ट आपके सामने है, ये बी पार्ट है। देखिए गाइस, पहली बात तो 12 मार्क्स का है, उसी हिसाब से रीड करना। कहते हैं एन एलोकेशन x1 y1 x2 y2 इज एनवी फ्री, ठीक है गाइस, काम की बात है ये वाली एनवी वाली, एनवी फ्री। इफ नो एजेंट स्ट्रिक्टली प्रेफर द कंजम्पशन बंडल ऑफ द अदर एजेंट टू हर ओन, दैट इज एनवी फ्री का मतलब हो गया कि अगर किसी भी एजेंट ने अपनी यूटिलिटी के अंदर अपना ही बंडल रख के देखा और अपनी ही यूटिलिटी के अंदर दूसरे का बंडल रख के देखा, तो उसकी जो यूटिलिटी वो बेटर ऑफ होगी, मतलब बेटर होगी, अच्छी होगी अपने बंडल से एज कंपेयर दूसरे के बंडल से। अब आप सोचोगे सर ये क्या अजीब बात कर रहे हो आप, तो सुनो, बेसिकली मैं ये कह रहा हूं एनवी फ्री का मतलब क्या होता है, या फिर नो एनवी, एनवी फ्री। एनवी फ्री का मतलब हो जाता है बेसिकली इधर, एनवी फ्री का मतलब होता है मान लो मेरे पास एक बंडल है, ठीक है, मैं एक एजेंट हूं और एक आप एक एजेंट हो, मेरे पास अपना बंडल है, मान लो x1 y1, आपके पास एक अपना बंडल है x2 y2, ठीक है ना, ठीक है। अब मान लो कि मैं ये चेक करूं कि मैं अपने बंडल से कितना खुश हो रहा हूं एज कंपेयर आपके बंडल से मैं कितना खुश हो रहा हूं। मतलब अगर मैं अपनी यूटिलिटी के अंदर अपना बंडल प्लॉट करता हूं, ठीक है, उससे एक आउटकम आएगा, और अपनी ही यूटिलिटी के अंदर आपका वाला बंडल ऑप्ट करता हूं, आपका वाला बंडल मैं पुट करके देखता हूं, तो उससे यूटिलिटी या फिर यूटिल्स कितने आएंगे। तो अगर ये नॉन एनवी या फिर एनवी फ्री है, इसका मतलब मैं अपना बंडल ही प्रेफर कर रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब मैं अपना ही बंडल प्रेफर कर रहा हूं। लेकिन अगर उल्टा हो गया कि मैं आपका बंडल प्रेफर कर रहा हूं, मतलब आपका बंडल मेरी यूटिलिटी को ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है या ज्यादा अच्छे से यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, गिवन दैट अपनी यूटिलिटी से, अपने मतलब अपने बंडल की यूटिलिटी से, तो गाइज इसको बोलते हैं एनवी, समझते हो। मतलब मेरे को किसी और की कॉमोडिटी पसंद है और उसकी कॉमोडिटी मेरी यूटिलिटी हाई करेगी, इसे कहते हैं एनवी। और इसका उल्टा क्या हो गया, एनवी फ्री, कि भाई मेरा बंडल मुझे ज्यादा बेटर ऑफ कर रहा है एज कंपेयर आपके बंडल से, तो कहते हैं जी एनवी फ्री। चलो जी, बात मान ली हमने इनकी, जैसे इन्होंने बोला दोनों ही एजेंट एनवी फ्री हैं, ठीक है, दोनों ही एजेंट एनवी फ्री हैं। अब देखो दो पार्ट से 6 नंबर में कहते हैं कंसीडर ईच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स बिलो, डिसाइड वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर विद द प्रूफ और अ काउंटर एग्जाम्पल। चलो देख लेते हैं प्रूफ एंड काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। कहते हैं पहला जो पूछा उन्होंने, ऑल पैरेटो एफिशिएंट्स आर एनवी फ्री या ऑल एनवी फ्री एलोकेशंस आर पैरेटो एफिशिएंट। गाइस एक बार बताऊं, आपका ये एक ही एक्सप्लेनेशन होगी, मैं एक ही स्टेटमेंट दूंगा, क्योंकि देखो गाइस अगर आप एक चेक कर लोगे ना तो दूसरा अपने आप चेक हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, ये मैं साइड में रख देता हूँ रीड करने के लिए, देखो गाइस समझना एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि बोथ द एजेंट्स आर एनवी फ्री, दैट मीन्स व्हाट, एजेंट ए जो है वो एनवी फ्री है, एनवी फ्री। एनवी फ्री का मतलब एजेंट ए की जो यूटिलिटी है उसी के बंडल से ज्यादा आ रही होगी एज कंपेयर उसी की यूटिलिटी दूसरे के बंडल से, ऐसे लिखा था क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है ना। सिमिलरली मैं एजेंट नंबर 2 की बात कर लेता हूं इधर, दैट इज एजेंट नंबर बी, एजेंट नंबर बी ये भी एनवी फ्री है, ठीक है। सो
एज नंबर बी की जो यूटिलिटी है बेसिकली उसके खुद के बंडल से अच्छी है एज कंपेयर एज नंबर 1 के बंडल से। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये सीधे सीधे ये रहा। ठीक है, कंफ्यूज मत नहीं, मैंने अपने पास से नहीं लिखा क्वेश्चन में बस। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को गाइस। तो एक काम करते हैं, दोनों को साइड बाय साइड ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। मुझे बताओ एजेंट ए की यूटिलिटी क्या आती, x1 y1। एजेंट बी की यूटिलिटी क्या आती, 2x2 प्लस y2। गॉट इट। अब मुझे बताओ अगर मैंने एजेंट ए की यूटिलिटी के अंदर उसी का बंडल पुट किया तो नो डाउट x1 y1 आएगा, और अगर मैंने उसी की यूटिलिटी के अंदर दूसरा बंडल पुट किया तो x2 y2 आएगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम कहते हैं कि x1 इज बेसिकली वीकली मोर देन ये a है, ये कुछ ऐसा, तो हम वैल्यूज पुट कर देते x1 y1 x2 y2। मतलब आप मान के चलो कि एक ये इक्वेशन बन के आई है, लेकिन इक्वेशन कंटिन्यू सॉल्व होगी गाइस, समझना ध्यान से। एक बात बताओ मेरे को, जस्ट आप लोग, हमने एक इंफॉर्मेशन सॉल्व की थी, वो इंफॉर्मेशन मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, या फिर इधर, आपको याद होगा ये इक्वेशन आई है गाइस, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। अगर आप यहां से x2 निकालो तो ये आएगा 1 माइनस का x1, अगर यहां से आप y2 निकालो वो आएगा 1 माइनस का y1। ठीक है ना गाइस, इस इक्वेशन को ध्यान रखना है जो मैंने एलिप्स में बनाई है। ठीक है, इसको ध्यान रखो गाइस। ओके, इसको ध्यान से एक बार देख लो, लिख लो इसको साइड में। ठीक है ना गाइस, चलिए जी, तो क्वेश्चन ये है। तो मुझे बताओ मैं प्लॉट कर दूं, x2 y2 की जगह रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन को। सो x1 y1, ये आया 1 माइनस का x1, ये आया 1 माइनस का y1। ठीक है, ये आया x1 y1, और जब मैं इसको गाइस थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1 माइनस का y1 माइनस का x1 प्लस का x1 y1। शायद इससे ये कैंसिल आउट और ये इधर आ गया, तो बेसिकली x1 प्लस y1 इज मोर देन और इक्वल टू 1। ठीक है गाइस, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा ये रही, देख लिया आपका गाइस, आपने मैंने क्या क्या रिप्लेस किया x2 y2 को, और कट कटा के ये क्वेश्चन निकल के आ गई हमारे पास। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को अच्छे से। चलिए जी, अब यहाँ रख दूं इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन, ये जो है बंदा x2 y2 इज प्रेफर देन ये 1 से, इससे वैल्यूज पुट कर दूं, दैट इज 2x2 प्लस y2 इज इक्वली मोर देन 2x1 प्लस y1। ठीक है ना गाइज, सो जब मैंने इसको सॉल्व किया आगे कंटिन्यू पर, सो मेरे पास गाइज आंसर जो फ्रेम लो के आया वो कुछ इस टाइप से आ गई। अगर आप गाइज वैल्यूज पुट कर दो ना, कर दोगे ना इधर, किसकी वैल्यूज पुट करनी गाइज, देखिए रिप्लेस करो x2 y2 को, क्योंकि गाइज देखो आसान रहेगा, x1 y1 यहाँ से भी x1 y1 रखो, उससे ना पता है आपको कंपेरिजन करना इजी हो जाएगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले वैल्यूज पुट करी x2 की, वो थी 1 माइनस का x1, फिर इसकी पुट करी 1 माइनस का y1 विकली मोर देन 2x1 प्लस का y1। ठीक है ना गाइज, सो ये क्वेश्चन बनी 2 माइनस का 2x1 प्लस का 1 माइनस का y1 विकली मोर देन 2x1 ये। ठीक है, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे इसको हम लोग, तो ये क्या बना हमारे पास में, इसको मैं उधर ले गया गाइस, यहाँ रखा मैंने 2 प्लस 1 दैट इज 3, ये ज्यादा है, उधर ले गया मैं 2x1 प्लस 2x1 4x1, ये उधर जाके प्लस का 2y1। ठीक है, या फिर इसको 2x1 प्लस का y1 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 आ गया ये। ठीक है ना गाइस, ये इक्वेशन और निकल के आ गई इधर, ये इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस एक बात सोचना इधर ध्यान से, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ना मैं डायग्राम में बना रहा हूँ, बिकॉज दिस इज दी, ये एनवी फ्री है और ये भी एनवी फ्री है, बट ये एनवी फ्री एज नंबर ए की साइड से और ये एनवी फ्री एज नंबर बी की साइड से। ठीक है ना गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को बना लेता हूँ डायग्राम पे। ठीक है,
जब ये दोनों बन जाएगा तो एक कॉमन रीजन आ जाएगा जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी उस रीजन में दोनों के दोनों एनवी फ्री होंगे। फिर ये चेक करना है कि अगर वो रीजन सारे पैरेटो एफिशिएंट्स पर आ गया, समझ रहे मेरी बात को, वो पूरा का पूरा रीजन सारे पैरेटो एफिशिएंट्स पर आ गया, तो ऑल एनवी फ्री एलोकेशन ऑफ पैरेटो एफिशिएंट, या फिर जो भी स्टेटमेंट दे रखी है वो हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझ में आ गई आपको, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। ठीक है ना गाइस, ये याद रखो, भूलो मत इस इक्वेशन को, इसको नोट डाउन कर लो गाइस वीडियो पॉज करके। ठीक है गाइस, देखिए ऑनलाइन का सबसे अच्छा मजा क्या होता है कि आप वीडियो पॉज करके या फिर से रिपीटेशन देख सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन में शायद ऐसा मुश्किल होता है। तो मैं इक्वेशन को एक बार अपने पास भी लिख लेता हूँ। दैट इज क्या है वो, x1 प्लस y1 इज वीकली मोर देन 1। दूसरी है 2x1 प्लस का y1 इज वीकली लेस देन 1.5। ठीक है ना गाइस, अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का गाइस डायग्राम बनाया। अब जरा डायग्राम समझना ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। अब मैं फाइनल डायग्राम बना रहा हूँ इसका। वैसे तो पुराना वाला डायग्राम जो है ये वाला मैं इसमें भी बना सकता हूँ। ठीक है, इसी में बना लेते हैं, थोड़ा तामझाम बच जाएगा, बट आप गए दोबारा बनाना है इसको। ठीक है ना, आप दोबारा बनाना है इस बात को। तो मैं इस वाले में बना लेता हूँ गाइस, ये इधर। ठीक है, इसी में बना रहा हूँ मैं, समझना ध्यान से, यार कंफ्यूज जाओगे आप। नहीं ऐसा फिर आप, क्योंकि ये गाइस मैं सोल्यूशंस आपको सेम एज इट इज सोल्यूशन आपको दे दूंगा ये, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इसको दोबारा ही बना देता हूँ। सोचना पड़ता है आप लोगों के लिए, बस आप कंफ्यूज मत हो ना, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। चलिए ये मैंने दोबारा बना दिया इसको। ठीक है, और ये इधर हाफ पर गाइस दोबारा बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, ये ए और ये बी। सो दिस इज द पैरेटो एफिशिएंसी। बेसिकली मैं इतना बना रहा हूँ, अब मैं आईसीज नहीं बना रहा यहाँ पे। ठीक है ना गाइस, तो दिस इज द पैरेटो एफिशिएंट लाइन, ये लाइन इज अ पैरेटो एफिशिएंट लाइन। अब मेरे पास इक्वेशन ये है x1 प्लस y1 वीकली मोर देन 1। सोचो अगर मैं इस लाइन को डायग्रामेटिकली बनाता हूँ x1 प्लस y1, तो ये कहां से बनेगी जी, देखो इनइक्वालिटी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था इनइक्वालिटी, वो तो एक्सप्लेनेशन पर इनइक्वालिटी आ जाएगी, बट इक्वल टू तो है ना। तो अब क्या करो, इक्वल टू वाले की वजह से अब ऑब्वियस बात है, इसका 1 और इसका 1, तो आप देखें तो एज नंबर ए की साइड से ये स्ट्रेट लाइन बनी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 1। अब वो कहते हैं कि x1 प्लस y1 इज मोर देन 1, यानी इसका मतलब क्या है, x1 और y1 को जो सम है मोर देन 1 है, तो इसका मतलब ये इधर का रीजन जा रहा है। ठीक है, मैं इसको शेड हल्का सा कर देता हूँ, इधर की साइड पर हल्का सा शेड कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमन शेड में हम लोग ज्यादा करेंगे। ठीक है, गॉट इट। अब मैं इसको बनाता हूँ गाइस, 2x1 प्लस का y1 इज लेस देन, तो लेस देन को हटा के फिलहाल मैं अगर इक्वल टू रखता हूँ, तो गाइस उसके हिसाब से डायग्राम क्या बनना चाहिए बताइए गाइस आप लोगों के अकॉर्डिंग। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं पुट करता हूँ, ये लाइन बनी है इधर 2x1 प्लस का y1 इज इक्वल टू 1.5। अगर मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा x1 को 0, तो y1 हो गया 1.5। अगर मैंने x1 को लिखा 0, विच इज इम्पॉसिबल गाइस। ठीक है, एक इम्पॉसिबल के y1 1.5 कभी नहीं हो सकता। तो अगर y1 1.5 से कम, तो मैं x को 0 ना करके डायग्राम बना लेते हैं इसका बेसिकली। ठीक है, थोड़ा देखो पता है क्या, इसको ना नेगेटिव फॉर्म में ले लेते हैं, बट नेगेटिव फॉर्म का जो डायग्राम आउटर वाला होगा ना, इसमें बस ऐड कर देंगे, तो जैसे कि ये, तो कुछ ना कुछ गाइस इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा ये। ठीक है गाइस, 0.5 वगैरह में लेकर अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे, y1 अगर 0 रख दिया तो ये सॉल्व होके, जैसे बेसिकली y1 अगर 0 है तो जो x1 है वो 3/4 हो गया, तो ये भी डेसिमल में हो जाएगा गाइस। अब देखो, अब लगाते हैं इनइक्वालिटी, तो ये आ जाएगा इधर रीजन। ठीक है गाइस, समझना यार, आईएसआई ना इतनी छोटी छोटी इक्वेशन की कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होता।
मैं इसलिए रुक गया इसको सॉल्व करते हुए। बेसिक है, आप इसमें डेसिमल माइनस वाला पॉइंट ले लेना, आपका आ जाएगा। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट हाँ ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी जो मैंने पहले से ऑब्वियसली बात है सॉल्व करी हुई है। अब गाइस देखो कौन सा कॉमन रीजन है, दिस इज द कॉमन रीजन। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना गाइस। और देखो समझना, ये वाला रीजन था और ये वाला रीजन था, तो गाइस ये भी हो गया, ठीक है, ये रीजन भी हो गया। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शेडेड रीजन है ये गाइस एनवी फ्री रीजन है, एनवी फ्री रीजन है, ठीक है, एनवी फ्री, ठीक है। और ये जो लाइन है ये वाली, मैं इसको बहुत ज्यादा शेड कर देता हूं, ये, ठीक है। ये गाइस ये वो पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट है, ठीक है, ये जो डार्क लाइन है वो पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट है, ठीक है, विद those allocations which are NV free, ठीक है गाइस, विच आर NV फ्री। यानी ये वैसे तो गाइस देखो ये पूरी की पूरी लाइन आपकी पैरेटो एफिशिएंट है और ये पूरा का पूरा रीजन आपका एनवी फ्री रीजन है, बट इस पूरी लाइन का ये वाला हिस्सा और इस एनवी फ्री का भी यही सेम वाला हिस्सा, दिस रीजन इज दी बोथ पैरेटो एफिशिएंट रीजन एंड एनवी फ्री रीजन, ठीक है। ये जो रीजन है आपका दोनों होगा पैरेटो एफिशिएंट रीजन और एनवी फ्री रीजन। तो गाइस इस बात से क्या कंफर्म होता है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो क्या सारा एनवी फ्री रीजन पैरेटो एफिशिएंट है? नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या सारा एनवी फ्री रीजन पैरेटो एफिशिएंट है? हाँ जी है। नहीं, एक बात। दूसरी चीज, क्या सारे पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट एनवी फ्री हैं? नहीं, दोनों में थोड़ा थोड़ा पार्ट आ रहा है। तो गाइस ए का जो आंसर है फॉल्स, बी का जो आंसर है फॉल्स, और दोनों में गाइस ये स्टेटमेंट आएंगी, ठीक है। वही आप कहानी बता दोगे, आप दोनों में स्टेटमेंट बता दोगे जी ये पैरेटो एफिशिएंट है डार्क लाइन, यही आपका जो है ना तो सारे पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन एनवी फ्री हैं, ना ही सारे एनवी फ्री एलोकेशन पैरेटो एफिशिएंट है, ठीक है ना गाइस। तो ये 12 मार्क्स का था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये पूरा। गॉट इट? आप इसको गाइस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, वीडियो पॉज करके गाइस। और दूसरी चीज, मैं आपको ये सारे सोल्यूशन सेंड भी कर दूंगा, ठीक है, तो आप मुझसे ये सोल्यूशन सारे ले सकते हैं, मैं सारे सोल्यूशन आपको गाइस दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है। मेरे ये डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, अगर वहां नहीं हो 1% वहां से नहीं मिल पाया आपको तो आप हमसे डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, नाउ इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट क्या कहता है हम लोगों से? सी पार्ट गाइस बेसिकली एक डिस्कशन पर बेस्ड है, वो देख लेते हैं। कहते हैं 7 मार्क्स का है। कहते हैं सपोज ईच एजेंट हैज एन एंडोमेंट ऑफ हाफ यूनिट ऑफ ईच गुड, ठीक है। मान लो दोनों के पास में हाफ यूनिट हो गया ऑफ ईच गुड, विद प्रूव विदाउट डायरेक्ट कंप्यूटेशन that the competitive equilibrium allocation is both Pareto efficient and NV free, ठीक है ना गाइस। अब देखो करना क्या है, मैं सॉल्व कर लेता हूँ इस चीज को गाइस। क्वेश्चन ये आपको क्वेश्चन ये कह रहा है, पहली बात तो उन्होंने एक बात बोली है, प्रूव डायरेक्ट विदाउट डायरेक्ट कंप्यूटेशन। गाइस इसका मतलब क्या हो गया सुनो, इन्होंने बोला है हर वो बच्चों वाली चीजें हटा दो जो आप सेमेस्टर्स में जो यूज करते थे। जैसे कि मान लो आपको डिमांड फंक्शन निकालना है, तो डिमांड फंक्शंस को आपने भले किसी भी बच्चे के लेवल, बच्चों वाले लेवल से निकालो, ठीक है, बिल्कुल एमआर इक्वेट करना, फिर बजल में पुट करना, फिर वहां से निकल के वैल्यूज आना, फिर उसको दूसरे पुट करना, ये पूरी कहानी आप अपने पर्सनल लाइफ पे करो, पर्सनल लेवल पे करो। बट हमें जो आंसर में है ना, हमें आंसर में टू द पॉइंट डिमांड फंक्शन से स्टार्ट करो, ठीक है गाइस। फिर भी ये कितना भी बोले विदाउट यूजिंग डायरेक्ट वाला, बट फिर भी कुछ तो गाइस यूज होगा वो, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए, मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ, ये ए और ये बी, ठीक है गाइस। सो एजेंट ए का जो एंडोमेंट, अब देखो उन्होंने बोला है हाफ हाफ, तो एंडोमेंट रख दिया हमने एजेंट नंबर ए का, वो आ गया जी हाफ हाफ, एंडोमेंट टू एजेंट 2 का हाफ और हाफ, ठीक है गाइस। देखिए सुनो,
मैं अभी के लिए सब चीजें रख रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए सब चीजें मैं रख रहा हूँ, बट जब क्वेश्चन हो जाएगा ना तो मैं वो चीजें कट कर दूंगा जो उनके लिए नहीं है, फिर वो आप उसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना। तो मैं अभी समझाने के लिए बच्चों की तरह पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, जिस चीज को उन्होंने मना किया मैं वही चीज कर रहा हूँ अभी समझाने के लिए, बाद में मैं कट कर दूंगा जो बच्चों वाली चीजें गाइस, ठीक है। चलिए समझना, सबसे पहले मुझे इनकम ऑफ एजेंट ए निकालना है, दैट इज हाफ P1 हाफ P2। इनकम ऑफ एजेंट बी निकालना है, ठीक है गाइस, हाफ, ये हाफ P1 और हाफ P2, ठीक है गाइस, हाफ P1 एंड हाफ P2। मेरी बात समझ में आई गाइस आप लोगों को अच्छे से? चलिए जी, अब ऐसा समझना कि एजेंट ए का जो यूटिलिटी था वो था x1 y1। तो अगर मैं इसका बेसिकली डिमांड निकालता हूँ, हुआ गाइस इतना तो अंडरस्टूड होगा आपको, इनकम ऑफ एजेंट ए अपॉन में 2P1, ठीक है गाइस, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? या फिर हाफ P1 प्लस हाफ P2 अपॉन में 2P1, या फिर हाफ कॉमन ले लो, ये हो गया 1 अपॉन में 4 P1 प्लस P2। ओके गाइस, दिस इज आवर डिमांड ऑफ एजेंट ए, बट व्हाट अबाउट एजेंट नंबर बी? व्हाट अबाउट एजेंट नंबर बी? तो गाइस अब एक बात सोचो कि एजेंट नंबर बी क्या बोल रहा है। देखो पता है क्या, लॉजिकल सोचना, एजेंट नंबर बी जो है ना वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, बहुत ज्यादा दिक्कत करता है वो। क्यों? देखो सुनो, अगर एजेंट नंबर ए स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है तो वो तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो कहता है टू द पॉइंट भाई मेरा आंसर नहीं आना चाहिए m/P1 दैट इज इंटीरियर सोल्यूशन, है ना, समझो। बट एजेंट नंबर बी है ना, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ये कहता है जी मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, मैं तीन इक्वेशन लेकर आऊंगा, तीन स्टेटमेंट, दैट इज वही वाला बच्चों वाली बात है, सेमेस्टर्स वाली, क्या कि एक बार हमारा ज्यादा प्राइस रेशियो थे, एक बार कम, एक बार बराबर, समझना। ये जो कह रहा है इसको कहने देते हैं, लेकिन इसकी हर इंफॉर्मेशन को मार्केट में लेकर आएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या इसकी सारी बातें एजेंट नंबर ए मान रहा है। हाँ, अगर इसकी कुछ बात एजेंट नंबर ए ने मान ली तो ठीक है, वो बात सेटिस्फाई हो जाएगी, बट अगर एजेंट नंबर ए ने कुछ बात नहीं मानी तो गाइस हम वहां पे रुक जाएंगे, ठीक है गाइस, ओके। सो अब इसका जो है, इसके लिए 3 केसेस बनेंगे, ठीक है ना, इसके लिए 3 केस बनाते हैं, और जो 3 केस इसमें जो मतलब जो केस इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा बेसिकली डिमांड फंक्शन हो जाएगा इसका वाला। तो सबसे पहले गाइस देखो, उन्होंने इसी चीज को मना किया है बट हम कर रहे हैं, बाद में मैं आपको बता दूंगा सिर्फ लिखना क्या उनके लिए। सो बेसिकली गाइस आपने इसका एमआरएस निकाला, वो 2 आया, फिर आपने केस नंबर 1 बनाया, ठीक है ना गाइस, केस नंबर 1 बनाया इधर। केस नंबर 1 मतलब प्राइस रेशियो 2 से कम है, मतलब केस 3 केसेस बनेंगे जब प्राइस रेशियो मतलब एमआरएस से कम होगा, एक बार बराबर होगा और एक बार ज्यादा होगा। तो मान लीजिए प्राइस रेशियो 2 से कम है, और अगर ये 2 से कम है, देखो लॉजिकल सोचो, अगर बहुत ज्यादा बच्चों वाली बात करूं मैं सिखाने के पॉइंट से, तो ये प्राइस रेशियो कम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, इसका मतलब ओनली गुड एक्स होगा, ठीक है, ओनली एक्स। अब सुनो, इन जनरल इक्विलिब्रियम अगर एजेंट बी ओनली एक्स ले रहा है तो ध्यान रखना वो फुल होता है, ओनली का मतलब यहाँ पे फुल होता है, इन जनरल इक्विलिब्रियम ओनली का मतलब फुल होता है जी, जितना भी अवेलेबल है सारे का सारा मुझे चाहिए। तो गाइस कितना रहा है यहाँ पे, समझना ध्यान से, इधर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो कितना है जी टोटल सप्लाई ऑफ एक्स, दैट इज 1, तो ये 1 हो गया। अब सोचो ये इधर, अब सोचो एजेंट नंबर बी ने ये बोला है 1 के लिए, एजेंट नंबर ए कहता है जी मेरा तो ये फंक्शन है, हम भी चेक करते हैं कि एजेंट नंबर बी ने ये वाला प्राइस रेशियो रखवाया था, तो क्या क्या यही प्राइस रेशियो इसके हिसाब से भी सॉल्व किया जा सकता है? देखो समझना, मैं सॉल्व करता हूं, चेक फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम, चेक फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना गाइस। तो मैंने सॉल्व किया इसको, चेक फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में यहाँ पे क्या आया, दैट इज टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई, दैट इज द feasible condition, feasible condition। सो आपने feasible condition रखी, वो क्या होती है, दैट इज वो होती है हमारे पास यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको, दैट इज एक्स ए बेसिकली 1 प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1,
अब एज नंबर ए बोल रहा था, वो कहता था जी एम ए अपन में 2p1 या फिर सॉल्व होके आ गया 1 में 4p1 p1 प्लस p2। कैलकुलेशन तो शायद आपको पता होगा ना कैसे करी थी हमने, हाफ हाफ कॉमन लिया तो हाफ नीचे आके 1/4 हो गया, p1 प्लस p2 अपन में p1, दैट मीन्स ये हमारी कैलकुलेशन हो गई हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड गाइस। सो हमने यहाँ पे जब वैल्यू पुट करी दैट इज 1/4 p1 प्लस p2 प्लस p2 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब समझ लो, कैंसिल आउट यहां से, तो ये क्या रहा, ये रहा p1 प्लस p2 4p1 और ये 4p1 इज इक्वल टू 0। इंटरेस्टिंग बात है, ये रहा आपका p1 प्लस p2 इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज दैट p1 इज इक्वल टू माइनस का p2 या फिर p1 बाई p2 इज इक्वल टू माइनस का 1 विच इज नेगेटिव, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी प्राइस गाइस नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दैट इज ये जो हो गया नॉट दी केस, तो ये वाला केस फेल हो गया। ठीक है ना गाइस। नाउ केस नंबर 2 देखो गाइस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन लोगों ने इस चीज को मना किया है कि ये सब चीजें नहीं करनी, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, बट मैं अभी फिलहाल आपके लिए ये चीज कर रहा हूँ गाइस। ठीक है ना गाइस। ओके, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या होगा गाइस, केस नंबर 2 के प्राइस रेशियो इज मोर देन 2, इसका मतलब ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स एजेंट क्या करेगा जी यहाँ पे ओनली, अब सोचो कि ये ज्यादा है, इसका मतलब गुड वन का प्राइस ज्यादा होगा, इसका मतलब एजेंट गुड वाई लेगा, बट हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो गाइस हम लोग गुड एक्स मार्केट सॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे गुड टू भी नहीं लिखूंगा। मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को अच्छे से। चलिए नाउ चेक फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस, तो ये हो गया टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई। ठीक है, टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई। अब मुझे पता हो दैट मीन्स व्हाट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई कितना है जी, दैट इज 1। वैल्यूज पुट कर दे, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो कहता है जी मैं तो यहीं खुश हूँ, दैट इज 1/4p1 प्लस p2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, या फिर p1 प्लस p2 इज इक्वल्स टू 4p1, या फिर सॉल्व कर लिया हमने p2 इज इक्वल्स टू 3p1। ठीक है, मतलब उधर जाके, और ये रहा आपने अगर p1 बाय p2 लिखा, ये हो गया 1/3। अब सोचो ये 1/3 है, प्राइस रेशियो तो आ गया, लेकिन अब जरा केस समझो, क्या ये दोनों बातें सही है? क्यों ये दोनों बातें, हमने केस सॉल्व किया था कि प्राइस रेशियो 2 से ज्यादा होगा, बट प्राइस रेशियो आ क्या गया 2 से कम, तो अगेन गाइस नॉट पॉसिबल। मतलब ये प्राइस रेशियो वैलिड तो है, बट जो जिस केस से हमने एक्सटेंड किया था वो केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो गाइस ये नॉट पॉसिबल। तो फाइनली आउटकम क्या रहेगा, फाइनली आउटकम रहेगा प्राइस रेशियो इज इक्वल टू 2। वही वो चाहते थे कि भाई 2 द पॉइंट वहीं से स्टार्ट करो, बट मैंने आपको पूरा बता दिया डिटेल में। तो केस नंबर 3 प्राइस रेशियो इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा कि एजेंट नंबर बी बोलता है जी मेरे को आप 0 दे दो, 1 दे दो, या इसके बीच में कुछ भी दे दो। ऑब्वियसली बात है, जब याद करो प्राइस रेशियो और सब लोग बराबर होता था, प्राइस रेशियो और एमआरएस, तो गाइस यहाँ पे इंटीरियर सोल्यूशन होता था, उसको तुम 0 दे दो या 1 दे दो या बीच का कुछ भी दे दो, प्रोवाइड कर दो। ठीक है, नाउ चेक फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम, दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये तो आ गया जी 1/4p1 p1 प्लस p2, इसे फिलहाल हमने ये लिख दिया 1। अच्छा काम कर लेते हैं, p1 बाई p2 तो 2 है ही, तो थोड़ा सा इसको पुट कर देते हैं, तो ये रहा हमारा 1/4, मैंने ये रखा, ये p1 बाई p1 दैट इज 1 हो गया, ये p2 बाई p1 हो गया, ये प्लस एक्स भी है, ये 1 हो गया। ठीक है, समझना ध्यान से गाइस इधर, तो ये कैलकुलेशन होकर क्या रहा 1/4, ये रहा 1 प्लस ये हो गया हाफ। ठीक है, क्योंकि p1 बाई p2 2 था, तो ये p2 बाई p1 दैट इज हाफ प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, या फिर ये हो गया हमारे पास में 3/2 यानी 3/8 प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, और एक्स बी आप देखें ये एलसीएम लो 3/2 और 3/2 इंटू 1/4 दैट इज 3/8,
तो ये हो गया 1 माइनस 3/8, ये हो गया गाइस बेसिकली 5/8। ठीक है गाइस, तो बेसिकली एलोकेशन क्या आ गई 5/8। गॉट इट, ये 5/8 एलोकेशन आ गई। और एज नंबर ए की जो डिमांड है वो कितनी आएगी, सोचो अगर 5/8 ये है तो एज नंबर ए 3/8। गॉट इट गाइस, ये हो गया एलोकेशन। उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने कहा था ये उनका पॉइंट था कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन डन। हाँ एज नंबर ये एज नंबर ए का आ गया, सॉरी एज नंबर ए का गुड एक्स का आ गया। अब मैं काम कर लेता हूँ, मैं दोनों एजेंट के गुड वाई को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ठीक है, सोचो अगर एजेंट ए ये जैसा आया था, वाई ए क्या था, वाई ए था एम ए अपॉन में 2p1। अच्छा उस एंडोमेंट कितनी थी, वो तो सेम थी हाफ हाफ, तो ये हो गया हमारा 1/4 p1 प्लस p2 सेम अपॉन में p1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा हमने, 1 प्लस का p2/p1 दैट इज हाफ। सेम गाइस 3, वही सेम आंसर आएगा। सोचो सेम ही तो आंसर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाफ हाफ है तो ये तो गाइस सेम ही रही इनकम, वो हाफ का 2 बाहर आ गया। अच्छा यहाँ पे ये आएगा 2, बस ये थोड़ा चेंज है। तो ये बना हमारा यहाँ पे 1/4 p1/p2 प्लस का 1, यहाँ वैल्यू पुट करी हमने 2, बेसिकली 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 ये 2 ये प्लस 1, वैसे क्या रही है यहाँ पे 1/4 इंटू 3 दैट इज 3/4। अगर ये 3/4 है तो y भी कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। गॉट इट गाइस, दीज आर द एलोकेशन। कहते हैं बताओ जी पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन और एनवी फ्री है, पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन एंड एनवी फ्री। तो गाइस उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पता है क्या करो, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को पुट करके देखो कहाँ पर गाइस इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर्व में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द इक्वेशन ऑफ द एलोकेशन इन इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर्व, यानी फॉर पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन। तो हमने क्या किया, अगर हमें ये सर्च करना है कि क्या ये पॉइंट पेरेटो एफिशिएंट है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं गाइस जल्दी बताइए। हमारे पास बंडल ही है, देखो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर्व थी। अगर आपको याद हो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये इक्वेशन थी आई थिंक दिस इज y1 इज इक्वल टू 2x1, यानी ya इज इक्वल टू 2xa। ठीक है, ya इज इक्वल टू 2xa, ये क्वेश्चन इधर। और बंडल कितना दे रखा है हमारे पास में इधर गाइस, दैट इज xa दे रखा है 3/4, ya दे रखा है ya दैट इज 3/8 है और ya 3/4 है। रख के देखना जरा, 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/8। यस सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस द कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन इज अ पेरेटो ऑप्टिमल, पेरेटो एफिशिएंट। ठीक है, अब वो कहते हैं क्या ये एनवी फ्री है, क्या ये एनवी फ्री है। तो गाइस उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, अगर डायग्राम पे गए और डायग्राम पे हमने देखा कि 3/8 आएगा कहाँ पर। 3/8 बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट आया 30 लगा 8 3 यानी 0.3, तो 0.3 अगर ये 0.5 है तो यहाँ पे 0.3 यहाँ पर कहीं आएगा इधर पर, और फिर ये 3/4 यानी पॉइंट लगाया इधर 37 428 दैट मीन व्हाट 0.7। बिल्कुल गाइस यहाँ पर ये बिल्कुल आ रहा है, इधर कहीं ना कहीं आएगा गाइस। ठीक है ना गाइस, अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात कर लेता हूँ, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इधर पॉइंट आएगा। तो यस द पेरेटो द कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन इज एनवी फ्री एलोकेशन। दूसरी चीज गाइस आपको ये बस प्लॉट करके देखनी है, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। गॉट इट, तो ये इसका सी पार्ट हो गया गाइस। चलिए जी अभी हम करते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 गाइस रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने गाइस, ठीक है ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो क्वेश्चन नंबर 3 की वेटेज कितनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की वेटेज है 25 मार्क्स, यानी 7 3 3 और 12।
ये इसकी वेटेज डिवीजन है। देखो गाइस समझना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहते हैं कि एक रूममेट है, मतलब 2 रूममेट्स हैं, एक रूम में 2 लोग रहते हैं 1 एंड 2, ठीक है। फिर वो कहते हैं रेंट अ फ्लैट एंड प्ले देयर ओन म्यूजिक ऑन दी ओनली सीडी प्लेयर ओन्ड बाय द फ्लैट ओनर। कहते हैं जी फ्लैट ओनर ने जो है एक सीडी प्लेयर परचेज किया है, खरीदा है, तो वो क्या करते हैं अपने 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 म्यूजिक जो है सुनते हैं। मतलब दोनों का जो म्यूजिक अपना पर्सनल म्यूजिक है वो सुनते हैं। जैसे एग्जांपल कोई साउथ इंडियन म्यूजिक सुनता है, कोई वेस्टर्न म्यूजिक सुनता है, XYZ, दोनों का टेस्ट अलग अलग है म्यूजिक का, ठीक है ना गाइस। नाउ अब वो कहते हैं दे बोथ लाइक देयर ओन म्यूजिक। यार ये तो लॉजिकल बात है। मान लो किसी का टेस्ट है पंजाबी गाने सुनने का, वो कहता है जी मेरे को पंजाबी सुनने हैं, और एक को एक क्लासिकल सुनना, तो उसके लिए पंजाबी गाने बेकार हैं, और जो पंजाबी सुनते हैं उसके लिए क्लासिकल गाने बेकार हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों को दोनों डिसलाइक करते हैं अदर पर्सन का म्यूजिक, ठीक है। पता है ये कहाँ का क्वेश्चन है? दैट इज एक्सटर्नलिटीज। और ये कौन सी एक्सटर्नलिटीज है गाइस? नेगेटिव एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ठीक है। तुम खुद सोचो, डिसलाइक, सामने वाला का म्यूजिक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो यानी जितना वो म्यूजिक लाउडली सुनेगा या जो वो म्यूजिक सुनेगा और उसका म्यूजिक अगर मेरे कानों में आ रहा है तो गाइस मेरे को उससे दिक्कत होगी, तो मेरे लिए उसका म्यूजिक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। सेम मेरा म्यूजिक उसके लिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, ठीक है। गिवन द टाइमिंग कंस्ट्रेंट, ऑब्वियसली बात है उनके पास गाइस टाइमिंग कंस्ट्रेंट की बात हो रही है लिमिटेड पोर्शन में। हर कोई इन ईच वन मस्ट प्ले हर ओन म्यूजिक व्हेन द अदर इज आल्सो प्रेजेंट। एक रूम के अंदर दोनों ही प्रेजेंट हैं, बट उसमें क्या होगा, हर कोई अपना म्यूजिक सुनने की बात करेगा। वो कहेगा जी मुझे अपना म्यूजिक सुनना, गिवन दैट दूसरा भी वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसका कैसे कैसे होता है। मान लो MI डिनोट करता है अमाउंट ऑफ म्यूजिक बाय ith एजेंट, YI डिनोट करता है अमाउंट ऑफ मनी होल्डिंग, ठीक है। और गाइस उनको जो प्रेफरेंस दे रखा है वो ये दे रखा है। चलो जी समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी, तो मैं वो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन गाइज यहाँ अपने पास रख लेता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग गाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना गाइज। चलिए जी ध्यान से समझना। क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया था, तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के पॉइंट से मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के पॉइंट से गाइज ये दे रखा है हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन, मैं लिख लेता हूँ इसको गाइज। दैट इज, मान लो एक रूम है, मतलब एक फ्लैट है, 2 लोग रहते हैं उसके अंदर, नंबर 1 और नंबर 2, और दोनों का ही एक अपना म्यूजिक लेवल है, दोनों अपना म्यूजिक टेस्ट अलग अलग है। अच्छा इसकी जो यूटिलिटी है एज नंबर 1 की, दैट इज M1 M2 और Y1, वो है हमारे पास में इधर, थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास गाइज, दैट इज 8M1 माइनस का 2M1 स्क्वायर माइनस का 3/2M2 स्क्वायर प्लस का Y1, ठीक है। तो जगह मिलेगी नहीं इसके लिए यहाँ पर। सिमिलरली एज नंबर 2 की बात कर लेते हैं, वो होगा 8M2 माइनस का 2M2 स्क्वायर माइनस का 3/2M1 स्क्वायर प्लस का Y2, ठीक है। चलिए जी समझना ध्यान से। इधर कहते हैं क्वेश्चन में, इधर समझना गाइस। अच्छा M1 M2 क्या है? म्यूजिक अमाउंट, ठीक है। अब सोचो, देखो एक लॉजिकल सोचो, यूटिलिटी ऑफ एजेंट 1, M1 एजेंट 1 का म्यूजिक अमाउंट, तो उसके आगे प्लस साइन है, इसका मतलब क्या, उसको बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से बट स्क्वायर भी है, तो कहीं ना कहीं ये पैराबोलिक है, या कहीं ना कहीं क्या है आपकी जो है सर्कल हो जाएगा, ठीक है, पैराबोला टाइप बन जाएगा। दूसरा गाइज ये M2, इसकी जो यूटिलिटी आई है इधर, इधर भी स्क्वायर है, तो गाइज ये माइनस साइन है, शोज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, सेम माइनस साइन शोज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। देखो क्या क्या पूछा है, एक एक करके बात करते हैं। कहते हैं हाउ मच म्यूजिक वुड ईच इंडिविजुअल प्ले। एक एक करके सॉल्व करते हैं। 7 नंबर का ये वेटेज है गाइज, तो दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं कितना म्यूजिक इंडिविजुअल लेवल पर, तो ठीक है ना, इंडिविजुअल लेवल पर अपने अपने पर्सनल म्यूजिक वो प्ले करेंगे। तो गाइज हम क्या करते हैं, इनकी यूटिलिटी सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइज। इनका मैंने यूटिलिटी सॉल्व किया, तो आपने क्या किया,
del u1 विद रिस्पेक्ट टू del m1, del u1 विद रिस्पेक्ट टू del m1। तो गाइस अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 माइनस का 4 m1, ठीक है ना। पता है क्या होता है ये बेसिकली, अगर आप इंडिविजुअल यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसी की रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, हम एक जनरल ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वो अपने कमोडिटी से कितना खुश होगा और कितनी कमोडिटी कंज्यूम करेगा अपने लिए। तो फॉर दिस पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है ना गाइस। सो m1 की वैल्यू आएगी 2, गॉट इट। चलो जी आगे बात करते हैं। देखो गाइस होता क्या है कि एजेंट जो है अपने म्यूजिक अमाउंट से अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा। तो शायद आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा था, उसके बाद भी सेमेस्टर्स में भी आया था कि जब भी हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं तो डबल डेरिवेटिव करते हैं, और उस कमोडिटी के केस में सेम कमोडिटी का डबल डेरिवेटिव गाइस वो क्या आना चाहिए, बेसिकली वो आना चाहिए नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, उसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया m1 की रिस्पेक्ट में। तो देखिए माइनस का 4 आया नेगेटिव, इसका मतलब एट m1 इज इक्वल टू 4 एजेंट जो हो रहा है मैक्सिमाइज हो रहा है इस अमाउंट पे, गॉट इट। सिमिलरली हम सॉल्व करते हैं एजेंट नंबर 2 को। तो मैंने डिफरेंशिएट किया एजेंट नंबर 2 का यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू बेसिकली m2। तो यहां से भी वही आया 8 माइनस का 4 m2 एंड पुट इट इक्वल टू 0, देन वी गेट व्हाट, m2 इज इक्वल टू 2। एंड अगर मैंने इसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया m2 को रिस्पेक्ट में, इधर लगा देते हैं ये, तो ये आया माइनस का 4 विच इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, एट m2 इज इक्वल टू 2 एजेंट मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। यानी ये है कि जब इन दोनों को एक दूसरे की फिक्र नहीं है, बस अपनी अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं, इसको क्या तो गाइस मीनिंग ही हो गया। मेरी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को अच्छे से। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब जो ए पार्ट है उसका ही फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है। फिर आगे कहते हैं व्हाट इज द एफिशिएंट अमाउंट ऑफ म्यूजिक फॉर ईच इंडिविजुअल। एफिशिएंट अमाउंट ऑफ म्यूजिक, जानते हो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर वो दोनों एक दूसरे का ख्याल करें, ख्याल करने का मतलब है यहाँ पर कि अगर वो दोनों ये बोल रहे हैं ठीक है भाई हम एक रूम में हैं, ठीक है, और हम दोनों ही म्यूजिक चलाते हैं, दोनों ही म्यूजिक को चलाते हैं, और फिर ये देखते हैं कि वो कितना परेशान है और मैं कितना परेशान, या फिर वो कितना खुश है और मैं कितना खुश। इसका मतलब क्या है कि अगर वो कंबाइन यूटिलिटी करके सॉल्व करते हैं, अगर वो कंबाइन यूटिलिटी करके सॉल्व करते हैं यूटिलिटी करके, तो देखते हैं फिर कितना अमाउंट आता है। क्योंकि देखो ऐसा है गाइस, अगर मजबूरी वाली बात है कि वो दोनों साथ में एक ही रूम में स्टे कर रहे हैं, तो या तो ये है कि लड़ लो आपस में, ठीक है जी, वो क्या कहा तेरा म्यूजिक नहीं चलना, वो बोलेगा तेरा म्यूजिक नहीं चलना, या तो लड़ लो आपस में। या बेटर ऑप्शन क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, साउंड का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, या फिर अमाउंट ऑफ म्यूजिक, बेसिकली वही है कि अमाउंट ऑफ म्यूजिक डिसाइड हो जाएगा, शायद दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो ये कब होगा, जब दोनों की टोटल यूटिलिटी निकलेगी, टोटल यूटिलिटी, दैट मीन्स कैपिटल U इज इक्वल टू U1 प्लस का U2। चलिए दोनों को ऐड कर दो गाइस, दोनों को जब अगर हम ऐड कर देंगे इधर तो कितना आएगा ये, दैट इज 8m1 माइनस का 2m1 स्क्वायर माइनस का 3/2 m2 स्क्वायर प्लस का y1, ठीक है। सिमिलरली फिर प्लस U2 के लिए 8m2 माइनस का 2m2 स्क्वायर माइनस का 3/2 m1 स्क्वायर प्लस y2, ठीक है ना। अब देखो गाइस समझना, ये होगी मेरी कंबाइन यूटिलिटी। अच्छा ये इधर गाइस, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, टोटल यूटिलिटी U इज इक्वल टू U1 प्लस का U2, ठीक है गाइस। और ये लिखा मैंने टोटल यूटिलिटी, पहले मैंने U1 लिखा क्वेश्चन में से, फिर मैंने U2 लिखा। फिर क्या करें गाइस, फिर हम क्या करते हैं, इसको पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं। यानी अब फॉर एफिशिएंट अमाउंट ऑफ म्यूजिक, फॉर एफिशिएंट अमाउंट ऑफ म्यूजिक फॉर बोथ एजेंट्स, दोनों एजेंट्स के लिए एफिशिएंट अमाउंट ऑफ म्यूजिक, जिसे हम कभी कभी सोशल या सोशली ऑप्टिमम भी बोलते हैं, ठीक है ना गाइस, क्या बोलते हैं हम उसे, सोशली ऑप्टिमम। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को गाइस अच्छे से? चलिए जी आगे समझना, मैंने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू सबसे पहले m1, तो यहाँ पे आएगा 8 4 m1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 ये 0, बट यहाँ पे क्या आ गया
माइनस का 3m1, ठीक है ना गाइस, माइनस का 3m1 फॉर ऑप्टिमल वैल्यूज पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है ना गाइस। फॉर ऑप्टिमल वैल्यूज मैंने इसको 0 को इक्वल रखा, तो गाइस क्या आएगा आंसर, जल्दी बताएं। आंसर आएगा 8 इज इक्वल टू 7m1, या फिर m1 की वैल्यू आ गई 8/7। नो डाउट अगर आप इसको थोड़ा सा ये भी देखें तो ये m1s मान लो, ठीक है, बिकॉज ये सोशली है, सोशली ऑप्टिमम लेवल है। अब इसको ms बोल दो और इसे बोलो m स्टार, जो कितनी थी, 2 थी, तो इससे कम है ना। क्यों, देखो सुनो, पहले तो उन्होंने ये बोला है जी, ये क्या होगा, सोशली एफिशिएंट या फिर एफिशिएंट अमाउंट ऑफ म्यूजिक, फिर कहते हैं इफ द अमाउंट ऑफ म्यूजिक एक्चुअली प्लेड मोर और लेस देन एफिशिएंट लेवल, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ म्यूजिक एक्चुअली प्लेड, जो एक्चुअली प्ले कर रहे हैं वो कितना था, 2 था, और एफिशिएंट 8/7, तो ऑब्वियसली बात है जो उनका इंडिविजुअल था वो ज्यादा था। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंट्यूशन फॉर योर आंसर, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंट्यूशन फॉर योर आंसर, तो ध्यान रखना जो इकोनॉमिक इंट्यूशन है मैं साथ साथ वो भी जो ओरली बोल रहा हूँ वो इकोनॉमिक इंट्यूशन से हैं। गाइज फॉर मैक्सिमाइजेशन we have to differentiate again this utility with respect to m1 again, so we will get minus का 7 which is negative at m1 is equals to 8/7, so at that 8/7 the agent will be better off. Better off means he maximize their own utility, ठीक है। अब तक को समझो ओन यूटिलिटी का मतलब क्या है, पहले ओन यूटिलिटी सिर्फ अपनी थी u1 वाली, बट अब जो ओन है ना वो दोनों की मिलके ओन हो गई, अब मतलब दोनों की मिलके एक ही काउंट हो गया अब वो, ठीक है ना गाइस। ओके नाउ अब हम सॉल्व करते हैं एज नंबर 2 के लिए, अगेन दिस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू m2, तो गाइस वही अमाउंट आएगा 8 माइनस का 4m2 माइनस का 3m2 इज इक्वल टू 0, तो m2 की वैल्यू आ गई 8/7, ये f है मतलब मिनिमम एफिशिएंट या सोशली एफिशिएंट या ऑप्टिमल विच इज लेस देन m2 स्टार जो कि 2 था, तो गाइज इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी एफिशिएंट हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँ अगेन m2 को दोबारा इसके रिस्पेक्ट में, तो वी विल गेट व्हाट, दैट इज माइनस का 7 विच इज नेगेटिव, सो दैट गाइज ये ऑप्टिमाइज हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि यस, एक तो बात ये प्रूफ हो गई कि जब इनकी यूटिलिटी कंबाइंड हो जाती है तो जी क्या होता है कि इनका जो सोशली ऑप्टिमम आएगा ना वो कम ही आएगा दोनों का ही, और दोनों खुश भी होंगे क्योंकि दोनों ने जो सोशली ऑप्टिमम निकाला है वो एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए निकाला है, यानी यूटिलिटी को ऐड करने के बाद बात करी है। एक तो बात ये हो गई, दूसरी चीज जरा समझना ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना दूसरी चीज गाइस, वो कहते हैं इकोनॉमिक इंट्यूशन बताओ, तो इकोनॉमिक इंट्यूशन का यही है जो आपने मैक्सिमाइज किया है ना इसको आपने प्रूव भी कर दिया कि ये एजेंट मैक्सिमाइज हो रहा है, क्योंकि सोशली ऑप्टिमम तो ऐसे निकल जाता है, बस आपने मैक्सिमाइज भी कर दिया। रही बात और एक्सप्लेनेशन पे, तो कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि क्या कि भाई एजेंट अगर दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो क्योंकि एक दूसरे की यूटिलिटी अफेक्ट होती है, तो दैट्स वाई ये अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं इकोनॉमिक्स टर्म्स में, जिससे कि क्या होगा कि इतना अमाउंट एजेंट 1 अपना म्यूजिक सुनेगा, उतना अमाउंट एजेंट 2 अपना म्यूजिक सुनेगा, ठीक है, जिससे गाइस दोनों म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है गाइस, म्यूचुअल बेनिफिट्स के अकॉर्डिंगली दोनों अपनी यूटिलिटी को गाइस मैक्सिमाइज कर लेंगे। गॉट इट गाइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। इसका अब हम ये हमारा एक पार्ट हो गया, अब इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। सामने गाइस आपके बी पार्ट में लाउड स्क्रीन पर ये बी पार्ट, ठीक है गाइस। ओके रीड करते हैं बी पार्ट। ओके सो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, थोड़ा समझना ध्यान से कि देखो अभी तो हमने ये पार्ट में ये सॉल्व कर लिया जी इंडिविजुअल लेवल कितना होगा, फिर सोशली ऑप्टिमल लेवल कितना होगा, और कि अगर वो बेसिकली जो एफिशिएंट क्या वो ज़्यादा है कम है, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब देखो सुनो, अब आगे क्या हुआ ये कि एज नंबर 2 जो है वो थोड़ा अच्छा इंसान है, और एज नंबर 1 का एक दिन बर्थडे आ गया, कभी तो बर्थडे उसका आना था, एज नंबर 1 का दोनों का आना था, बट बेसिकली एज नंबर 1 का बर्थडे आ गया, और एज नंबर 2 ने अपना दिमाग चलाया, उसने कहा एक काम करते हैं कि बर्थडे गिफ्ट तो देना है उसको, तो एक ऐसी चीज दे देते हैं, लॉजिकली समझना ध्यान से, एक ऐसी चीज दे देते हैं जो इसके बहुत काम आए, और इसके काम आने के साथ साथ वो मेरे मतलब मेरी भी काम आए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि
मेरे ऐसे काम आए कि उसकी नजरों में उसके लिए गिफ्ट है वो, ठीक है, उसकी नजरों में उसके लिए गिफ्ट है, बट मेरे वो बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट देके जाएगा मेरे को, इस टाइप की बात। देखो समझना, क्वेश्चन में आप समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है। कहते हैं सपोज दैट इंडिविजुअल टू इज कंसिडरिंग टू गिफ्ट अ हेडफोन टू हर फ्लैटमेट ऑन हर बर्थडे। उनने उसको बर्थडे पर एक गिफ्ट दे दिया हेडफोन, समझ रहे हो, हेडफोन। क्या बेनिफिट मिलेगा कि भाई ठीक है तू हेडफोन ले, सुन अपना गाना, जो गाना तेरे को सुनना वो गाना सुन, क्योंकि जो तू गाना सुनेगा उससे मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने एक चीज बोल दी अजीब सी, एज्यूम दैट शी डज नॉट गेट एनी यूटिलिटी फ्रॉम जस्ट गिविंग, ये गिफ्ट गिविंग, ये कोई और टाइप की यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब रिटर्न की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मतलब एक ने गिफ्ट दिया फिर दूसरा भी उसको उसकी यूटिलिटी को इम्पैक्ट करेगा, हाँ करेगा तो जरूर, बट वो समझना एक तरीके से होंगी चीजें। अब देखो समझो, बात इधर ही फिनिश हो गई, कहते जी गिफ्ट दे दिया, अब बस इतना बता दो कि उस गिफ्ट का मैक्सिमम प्राइस कितना होगा, जो एज नंबर 20 जिसने जिनने गिफ्ट करा एज नंबर 2 ने हेडफोन का, कितना प्राइस वो उसको देने के लिए जो है रेडी है दुकान वाले को, ठीक है। समझ में आ रही है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस शी इज विलिंग टू पे फॉर दी हेडफोन, हेडफोन का कितना प्राइस वो उसको दे सकता है बेसिकली दुकान वाले को, या जहां से भी वो हेडफोन आया है वहां से, ठीक है ना गाइस। अब देखो इंटरेस्टिंग बात समझना, बस मैं एक बात बोलूंगा छोटी सी, वो ये कि सारा का सारा गेम का एज नंबर 2 पर बेस्ड है। एज नंबर 2 ने एक गिफ्ट दिया टू एज नंबर 1, एज नंबर 1 को या एज नंबर 1 को। सोचो जब इसने इसको उठा के गिफ्ट दे दिया तो क्या क्या हुआ होगा। सबसे पहले तो ये होगा कि एज नंबर 1 जो है जब अपना म्यूजिक सुनेगा तो उसका म्यूजिक एज नंबर 2 को परेशान नहीं करेगा। सुनो क्यों, पता है क्या, गिफ्ट देने के बाद में एक बात तो कंफर्म हो गई कि भाई तू अपना म्यूजिक सुन, मैं अपना म्यूजिक सुन, यानी उन्होंने अपना इंडिविजुअल, यानी एज नंबर 2 ले रहा था अमाउंट ऑफ म्यूजिक अपने हिसाब से, अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना, और एज नंबर 1 ने अपना म्यूजिक सुनेगा, दैट इज M2, एम मतलब M1 इज इक्वल्स टू 2, M2 इज इक्वल्स टू 2। यानी देखो गाइस, अगर वो गिफ्ट दे दिया उसको, हेडफोन दे दिया, तो हेडफोन कानों में लग गया तो अपना म्यूजिक सुनेगा, और प्लस उसके म्यूजिक से एज नंबर 2 को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट एज नंबर 2 ने एज नंबर 1 को गिफ्ट दिया है, तो ऑब्वियसली बात है जो उसकी जो नेट इनकम है, जो नेट इनकम है, पहले उसकी गाइस Y2 थी, बट आज कितनी हो जाएगी, Y2 माइनस का P। समझ रहे हो। अब देखो एक एक करके बात समझना, ये अपना म्यूजिक सुनेगा, हम इसको मना नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं एज नंबर 2 की यूटिलिटी लिखता हूं, दैट इज 8M2 माइनस का 2M2 स्क्वायर माइनस का 3/2 M1 स्क्वायर प्लस का Y2, ये थी जर्नल यूटिलिटी, मतलब कोई इंफॉर्मेशन अभी प्लॉट नहीं करी है। अब मैं ये वाली इंफॉर्मेशन प्लॉट करता हूं, एक एक करके चीजें चेंज होंगी। देखो समझना, विद गिफ्ट मतलब गिफ्ट देने के साथ, मतलब गिफ्ट के साथ में अगर गिफ्ट दे देता है तो आफ्टर गिफ्ट, ठीक है, या फिर वो डिसीजन ले रहा है गिफ्ट दूं या ना दूं। अगर गिफ्ट दे देता है तो गाइस सुनना, गिफ्ट देने के बाद में सबसे पहले क्या होगा कि M1 0 जाएगा फॉर एज नंबर 2। एक तो ये समझना, इसका मीनिंग समझते हो क्या, एज नंबर 2 को फील ये आएगा कि एज नंबर 1 का म्यूजिक की अमाउंट है ही नहीं, क्योंकि सुनाई नहीं देगा ना उसको उसका म्यूजिक, तो M1 उसके लिए 0 हो गया, ठीक है। और एज नंबर 2 अपने लिए 2 क्वांटिटी सुनेगा अमाउंट ऑफ दिस, ठीक है, ऑफ एज नंबर 2। साथ में उसकी जो नेट इनकम मैंने बताई, नेट इनकम हो जाएगी Y2 माइनस का P, ठीक है ना गाइस, विद गिफ्ट। अब जरा निकाल लेना यूटिलिटी विद गिफ्ट, मतलब गिफ्ट के साथ में उसकी जो यूटिलिटी आएगी, दैट इज 8M2 माइनस का 2M2 स्क्वायर माइनस का 3/2 M1 स्क्वायर प्लस का Y2। अब देखो समझना क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले तो इनकी जगह 2 आ जाएगा, इसकी जगह 0 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का P जुड़ जाएगा। समझ रहे मैंने करा क्या है, जानबूझ के मैंने वैल्यूज रखी है आपके लिए। M2 की जगह अब रिवाइंड करके देख सकते हो गाइस, ठीक है, पॉज करो, बैक करो, रिवाइंड करो, जैसे भी आपकी मर्जी का, इसको अच्छे से समझ सकते हो। M2 का 2 हो गया, M1 का 0 हो गया, और Y माइनस P हो गया। तो ये यूटिलिटी कितनी आई, दैट इज 8 इंटू 2 16, 2 टू द 4, 4 टू द 8 8, और ये 0 प्लस का Y2 माइनस का P, फर्स्ट इक्वेशन। ओके जी,
मान लो एक तो ये आ गई, अब वो कहते हैं जी विदाउट गिफ्ट। अगर डिसीजन ले रहा है गिफ्ट दूं या गिफ्ट ना दूं, गिफ्ट दूं या गिफ्ट ना दूं, अगर गिफ्ट नहीं देता विदाउट गिफ्ट, अगर उसने गिफ्ट नहीं दिया तो गाइस क्या होगा जरा बताओ मुझे समझ के। गिफ्ट नहीं दिया तो जो यूटिलिटी है बेसिकली क्या क्या होगा, अगर गिफ्ट नहीं देता है तो सिंपल सी बात है वो अपना म्यूजिक सुनेगा, वो अपना म्यूजिक सुनेगा। और जो नेट इनकम एजेंट की है, नेट इनकम ऑफ एजेंट टू, वो है y2। तो गाइस यूटिलिटी कितनी होगी 8 m2 माइनस का 2 m2 स्क्वायर माइनस का 3/2 m1 स्क्वायर प्लस का y2, क्योंकि गिफ्ट दिया नहीं तो p माइनस नहीं होगा। अब देखो समझना, अगर मैं यहां पर इधर यहाँ पे 2 रख दूं, यहाँ पे 2 रख दूं और यहाँ पे 2 रख दूं, क्यों? क्योंकि गाइस गिफ्ट नहीं दिया ना, तो फिर ठीक है भाई, उसने गिफ्ट नहीं दे रहा तो क्या होगा, वो अपने अपने अमाउंट सुनेंगे। तो फाइनली आउटकम कितना आएगा, फाइनली आउटकम कितना आएगा, मैं जरा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे यूटिलिटी विदाउट गिफ्ट वाली वो आगे गाइस, यहाँ पे मैं फिलहाल लिख रहा हूँ पहले 16 माइनस का 2 to the 4 4 to the 8, ठीक है, माइनस का 2 to the 4 4 से हो गया 6 प्लस का y2। ये समझ रहे हो, बस मैंने कैलकुलेट करा है। और यूटिलिटी विद गिफ्ट कितनी थी, बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये थी 16 मैंने अगर जानबूझ के इसको 16 माइनस 8 करके लिखा है कि मैं चाहूँ तो यहाँ भी सॉल्व कर सकता हूँ। 16 माइनस का 8 और प्लस y2 माइनस का p। गाइस इक्वेट करना दोनों को, विद गिफ्ट इज इक्वल टू विदाउट गिफ्ट। होता क्या है, गिफ्ट देने से मतलब विदाउट गिफ्ट, ठीक है, एटलीस्ट बेटर ऑफ हो रहा है तो वो लगाते हैं, बट हम कैलकुलेशन में इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है, हम कैलकुलेशन में यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 में से 8 गया तो 8 माइनस का 8 माइनस का ये 8 माइनस का y2 माइनस का p और 8 माइनस का 6 प्लस का y2 से y2 गया, 8 से 8 गया, p आ गया 6। तो p इज इक्वल टू 6, यानी 6 रुपीज हेडफोन का वो प्राइस देने के लिए तैयार होगा। इस प्राइस पर उसकी जो यूटिलिटी वो कॉमन वो सेम रहेगी, ठीक है, तो वो 6 रुपीज देगा उसके लिए। हाँ अगर उसको यूटिलिटी ज्यादा चाहिए बेसिकली मतलब विद गिफ्ट तो प्राइस 6 से ज्यादा जाएंगे उसके, ठीक है ना गाइज। तो जितना प्राइस ज्यादा जाता जाएगा उसकी यूटिलिटी विद गिफ्ट ज्यादा होती जाएगी, बट दिस इज द फाइनल आंसर। ओके गाइज, गॉट इट नाउ। अब